गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 3 चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोज हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनिक कंपाउंड यानी कि आयनिक यौगिक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आयनिक कंपाउंड्स यानी कि आयनिक यौगिक क्या होते हैं? द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि वो यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के एक धातु से अधातु में स्थानांतरित होने की वजह से बनते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, तो आयनिक यौगिक क्यों बनते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल से नॉन मेटल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए आयनिक यौगिक का NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, यानी कि आयनिक यौगिक है। अब ये कैसे बना, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो वैसे तो ये क्लास 9th का वर्क है, आपने पिछली कक्षा के अंदर कर ही लिया होगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, ठीक है, एलिमेंट सिंबल, सेल्स यानी कि कक्ष, तत्व, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, ये सब आपने पिछली कक्षा के अंदर कर लिया है, तो थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका अपना एक एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि एक उसकी परमाणु संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड का, तो ये किससे बना हुआ है? सोडियम से और क्लोरीन से। ठीक है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 11 है, यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो भी इसमें कितनी है? 11 है। ठीक है, तो इसके सेल्स KLM हैं। ठीक है, इसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन शेल K के अंदर यानी कि कक्ष K के अंदर भरे जाते हैं। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ठीक है, और M के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इसी प्रकार से क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो 17 है, यानी कि 17 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका। तो पहले कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 7। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर या फर्स्ट शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, सेकंड L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड M के अंदर इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, यानी कि सबसे बाहरी कक्ष जो है वो क्या है? M है, क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जा रहा है? M के अंदर जा रहा है। इसी प्रकार से क्लोरीन जो है इसका सबसे बाहरी जो कक्ष है वो भी M ही, क्योंकि इसके भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जा रहे हैं? M के अंदर। ठीक है, तो सोडियम के लास्ट वैलेंस सेल के अंदर यानी कि सबसे भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 और क्लोरीन के सबसे भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 7। ठीक है, अब एक और टॉपिक समझ लीजिए, लेविस डॉट्स, जिनको हम लेविस बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये लेविस नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इसीलिए उनके नाम से इनको जाना जाता है लेविस डॉट्स। ठीक है, यानी कि लेविस बिंदु क्या होते हैं? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स ऑन द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि किसी भी तत्व के चिन्ह के ऊपर जब उसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया जाता है बिंदुओं के द्वारा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लेविस बिंदु, यानी कि लेविस डॉट्स। जैसे कि सोडियम, ठीक है, सोडियम के सबसे भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1। ठीक है, यानी कि सबसे भारी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो हम इसके ऊपर कितनी डॉट शो करेंगे? 1। ठीक है, तो ये सबसे बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको दिखाता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोरीन के ऊपर हम कितनी डॉट शो करेंगे? 7, यानी कि इसके ऊपर हम 7 बिंदु दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, तो पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक आगे हम करेंगे। ऑक्टेट रूल यानी कि जिसको हिंदी में हम अष्टक का नियम कहते हैं, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल एवरी एटम टेंड्स टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यानी कि इस नियम के अनुसार कोई भी जो परमाणु है वो अपने सबसे बाहरी कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीछे हमने एग्जांपल ले रखा है सोडियम, ठीक है, उसको मैंने फिर से एक बार लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सोडियम के अंदर जो आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। ठीक है,
अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, यानी कि अपने बाहरी कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 7 की। ठीक है। क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को अपने 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के अंदर, आउटर मोस्ट वैलेंस सेल के अंदर पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1 की। ठीक है। अब अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसका बाहरी कक्ष हो जाता है L। ठीक है। यानी कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर देता है, ठीक है, दे देता है, तो इसका आउटर मोस्ट वैलेंस सेल जो है यानी कि सबसे बाहरी कक्ष हो जाएगा L, जिसके अंदर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके अंदर है और इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलने से इसकी जो कमी है वो 8 की पूरी हो जाती है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। ठीक है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? क्लोरीन के अंदर। ठीक है। जिसकी वजह से अब जो सोडियम है उसका आउटरमोस्ट वैलेंस सेल हो गया है L। ठीक है। और क्लोरीन के अंदर सेम ही है, M है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 8 हो गए हैं। तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है। सोडियम और क्लोरीन यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? क्लोरीन को, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये पॉजिटिव आयन बन जाता है। ठीक है। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव आयन। ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या लूज़ करने की वजह से जो एलिमेंट है वो किस में बदल जाता है? आयन के अंदर बदल जाता है। ठीक है। यानी कि वो आयनिक फॉर्म में हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आयनों की वजह से कोई यौगिक बनता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आयन क्यों बनते हैं? ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से। तो ऐसे ही कुछ आयनिक यौगिकों के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया, तो ये भी टॉपिक आपके वैसे तो 9th क्लास का है, फिर भी मैं इसको एक बार आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ। तो आइए समझते हैं कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया। ठीक है। तो इसको समझने से पहले आपको थोड़ा एक और टॉपिक समझना होगा। सोडियम जिसका परमाणु संख्या कितना है? 11 है, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 है इसका। ठीक है। तो जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जितनी उसकी परमाणु संख्या होती है, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही उसके केंद्रक में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11, और उसके न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक में प्रोटॉन भी कितने रहेंगे? 11। ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 यानी कि 17 है परमाणु संख्या, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी रहेगी? 17। ठीक है। और प्रोटॉनों की संख्या न्यूक्लियस के अंदर वो भी कितनी रहेगी? 17 रहेगी। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इनके ऊपर आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉनों के ऊपर वो ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। और प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक आवेश होता है। अब सोडियम के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 11, लेकिन इसने क्या किया है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, यानी कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई है? 10 रह गई है। ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो जितने थे उतने के उतने ही न्यूक्लियस के अंदर अभी भी हैं। ठीक है। यानी कि उसके केंद्रक में प्रोटॉनों की जो संख्या है वो अभी भी 11 ही है, यानी कि 11 ही है। ठीक है। तो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो 11 यूनिट ही पड़ा है। ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों का चार्ज था, यानी कि कुल आवेश जो था वो पहले 11 था, लेकिन अब कितना हो गया है? 10 इकाई हो गया है, यानी कि 10 यूनिट्स हो गया है। ठीक है। यानी कि 1 इकाई घट गया है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया है? ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में हम देखें तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कम हो गया है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव की बजाय ज़्यादा है। ठीक है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है, ठीक है, तो हम उसको सीधा प्लस का साइन डाल देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ता है किसी एटम के अंदर, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं? नेगेटिव का चार्ज डाल देते हैं, जैसे कि सेम इन क्लोरीन हम देख सकते हैं। ठीक है। क्लोरीन के अंदर पहले थी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17,
ठीक है। लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई है 18 यानी कि 18, ठीक है। लेकिन जो प्रोटॉन है वो तो अभी उतने ही है, 17 ही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया है, ठीक है, कौन सा बेस बढ़ गया है? इसके अंदर बढ़ा है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एक संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज की बजाय जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया है? 1 यूनिट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? माइनस का साइन डाल देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हुआ है तो माइनस का। इस केस में क्या हुआ है? एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या डालते हैं? प्लस का साइन डालते हैं। तो आई थिंक कि आपको प्लस और माइनस का ये जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं वही टॉपिक फिर से। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं देखते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और वो कठोर होते हैं, ठीक है, यानी कि हार्ड होते हैं। अब क्यों होते हैं ठोस और क्यों होते हैं हार्ड? तो इसका कारण है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बने हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो उनके बीच में जो आकर्षण का बल है वो अत्यधिक होता है, जिसकी वजह से ये ठोस अवस्था में और कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। जनरली ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं, यानी कि इनको जब हथौड़े से पीटा जाता है तो ये पाउडर की फॉर्म में बन जाते हैं। सेकंड, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका द्रवनांक या गलनांक जो होता है वो भी उच्च होता है, यानी कि हाई होता है, और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि क्वंथनांक जो होता है वो भी हाई होता है। थर्ड, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन वो पेट्रोल या केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में नहीं घुलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। जब तक ये ठोस अवस्था में है ये बिजली यानी कि जो विद्युत होता है उसका कंडक्शन यानी कि चालन नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि ये विद्युत का सुचालन नहीं करते। कब? जब ये सॉलिड स्टेट के अंदर है, यानी कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बट दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। लेकिन जब इनको पानी के साथ घोल लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं, तो पानी के साथ इनका घोल जब बनाया जाता है तो ये मोल्टन स्टेट के अंदर यानी कि घुलनशील अवस्था के अंदर ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि विद्युत का चालन कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर, यानी कि घुली हुई अवस्था में ये विद्युत का चालन क्यों कर सकते हैं? दिस इज़ बिकॉज इन द मोल्टन स्टेट आयंस कैन मूव फ्रीली एंड एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि जब इनका विलयन बन जाता है, तो इनके जो आयन होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं, यानी कि गति कर सकते हैं। तो इसीलिए आसानी से ये इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि विद्युत को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।